नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी फॉर यूपीएससी पीसीएस चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 7 नवंबर 2023 ईस्वी और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का वीडियो है। ये पहले ही रोज़ हम लोग सुविचार शुरू करते हैं, आज किनके फ़ोटो शुरू कर रहे हैं हम लोग जानते ही होंगे इनको तो आप लोग। और अच्छी बात है, दिन की शुरुआत बहुत अच्छे तरीके से हुई है। कुछ न्यूज़ है जो आपको जानना चाहिए और वो बहुत ही सीरियस न्यूज़ है। और इनका फ़ोटो इसलिए लगाया है क्योंकि ये इस बार शिकार हुई है, अगली बार कोई और हो सकता है। बड़े लोग शिकार जब होते हैं तो वो चीज़ न्यूज़ भी बनता है। लेकिन सोचिए कोई अगर छोटा हो, इतना ज़्यादा फेमस ना हो, कोई सामान्य लड़की हो, तो उसके साथ क्या होगा अगर वो इस चीज़ की शिकार हो जाए। तो मैं हर चीज़ समझाऊंगा आपको। अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। डिटेल में समझेंगे आर्टिकल, न्यूज़, हर चीज़ को। क्या है देखिए, अमिताभ बच्चन डिमांड लीगल एक्शन आफ्टर रश्मिका मंदाना डीप फेक वीडियो स्ट्रॉन्ग केस फॉर। देखिए, रश्मिका मंदाना जी का एक डीप फेक का वीडियो वायरल हो रहा है, जो इनका वीडियो है नहीं। एक महिला है, कोई पटेल है, वो लिफ्ट में चढ़ रही हैं, उनका वीडियो है। लेकिन डीप फेक टेक्नोलॉजी से इतना ज़्यादा बारीकी से उसको इंजीनियर किया गया है कि वो इन्हीं का वीडियो लग रहा है, रश्मिका मंदाना जी का। कोई ख़राब वीडियो नहीं है, एक महिला है जो लिफ्ट में चढ़ रही हैं। लेकिन वो एक वार्निंग है। किसके लिए वार्निंग है? तो पूरे जो भी लोग हैं, आपके लिए, मेरे लिए, बड़े एक्टर्स के लिए, हर किसी के लिए वार्निंग है ये। और ये वार्निंग कोई सामान्य नहीं है। अगर इनके साथ हो सकता है तो ये न्यूज़ में भी आएगा, बच्चन साहब भी उनके लिए ट्वीट करेंगे। लेकिन किसी सामान्य महिला के साथ अगर ये घटना होती है तो सोचिए, अगर इस तरह की तकनीक गली मोहल्ले के लोगों के हाथ में लगने लग जाए तो किसी को बदनाम करना कितना आसान होगा। जिन चीज़ों के बारे में आप सोच नहीं सकते वो सब चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी इस चीज़ के बाद। आपको पता होना चाहिए। मैं दिखा देता हूँ वो फ़ोटो, वीडियो तो नहीं दिखा सकता यहाँ पर। ये फ़ोटो देखिए, ये ओरिजिनल है, ये फेक है, डीप फेक। आप इसको जब वीडियो के फॉर्मेट में देखेंगे ना तो आप इसका अंतर नहीं बता सकते हैं देखकर कि कौन सा ओरिजिनल है, कौन सा डीप फेक है। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है डीप फेक। और बहुत ही ज़्यादा चर्चा में है, बच्चन साहब ने चर्चा की है तो इसलिए भी है। सुनिएगा थोड़ा सा, उसके बाद हम लोग डिटेल में चलेंगे। दरअसल में है क्या, पिछले साल नहीं, इसी साल 2023 ईस्वी में हॉलीवुड का तो नाम जानते ही होंगे, अंग्रेजी जो आपका अमेरिका में जो मूवी इंडस्ट्री है उसी की बात हो रही है। हॉलीवुड के इतिहास का आज तक का सबसे बड़ा क्या हुआ, प्रदर्शन हुआ था, स्ट्राइक हुआ था। स्ट्राइक किस चीज़ को लेकर हुआ था? स्ट्राइक हुआ था वहाँ के बड़े बड़े इंजीनियर, हॉलीवुड में काम करने वाले एडिटिंग आर्टिस्ट, कैमरामैन, CGI आर्टिस्ट, जो भी लोग होते हैं ये सब के सब सड़क पर आ गए थे। और उसके अलावा जो आर्टिस्ट होते हैं, छोटे आर्टिस्ट होते हैं, इसके अलावा बहुत सारे बड़े बड़े डायरेक्टर जो आप नाम सुनते हैं हॉलीवुड के बड़े बड़े, वो सब बड़े बड़े एक्टर्स का जो नाम सुनते हैं वो सब इसमें शामिल थे। किसमें? तो यही जो प्रदर्शन हो रहा था किसके खिलाफ? तो हॉलीवुड में टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन के कारण से। टेक्नोलॉजी के एडॉप्टेशन से किसी को क्या समस्या हो सकती है भाई? तो एक AI के कारण संपूर्ण रोजगार छीन जाएगा इन लोगों का। आप समझ नहीं सकते हैं। मुझे अमिताभ बच्चन की क्या ज़रूरत होगी अगर मैं इनका डीप फेक टेक्नोलॉजी से बनाकर यूज कर लूँ तो? आपको याद होगा एक मूवी आती है आपका फास्ट एंड फ्यूरियस, उसका पहले जो एक्टर था वो कौन था? पॉल वॉकर था और विन डीजल। आपने सुना होगा, देखा भी होगा मूवी। तो पॉल वॉकर की डेथ हो गई थी कार में ही, और वो कार रेसिंग पर ही बनती है फास्ट एंड फ्यूरियस, आपको पता होगा। बाद में उसमें रॉक और जैसन स्टैथम वगैरह आए थे। तो मैं आपको सुना रहा हूँ, कहानी सुनिएगा, उसके बाद हम लोग डिटेल में समझेंगे। तो पॉल वॉकर की डेथ हो गई थी रियल में, कार एक्सीडेंट में ही उसकी डेथ हुई। उसके बाद भी उस मूवी का एक पार्ट बनकर आया जिस पार्ट में पॉल वॉकर की डेथ हो गई थी। उसके बाद भी उसके कुछ सीन फिल्माए गए और वो इतनी बारीकी से फिल्माए गए थे कि कहीं भी लगा ही नहीं कि ये एक्टर जो मर गया उसको इसमें दिखाया जा रहा है। वो किसकी मदद से हुआ था? तो यही टेक्नोलॉजी की मदद से हुआ था। डीप फेक की मदद से नहीं हुआ था, वो अलग टेक्नोलॉजी थी, क्योंकि उस समय डीप फेक जैसी चीज़ें डेवलप नहीं हुई थी। लेकिन मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टेक्नोलॉजी जो है ये हमेशा फ़ायदा ही करेगा, ये चीज़ नहीं होता है। कभी कभी नुकसान ही हो सकता है। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे एडिटिंग का जो जॉब है, अभी वीडियो एडिटर का जॉब है, या मूवी एडिटर, या CGI के जो आर्टिस्ट होते हैं, बड़े बड़े फर्म चलते, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं ये। अगर AI आ जाएगा तो जो ये काम 10 आदमी मिलकर कर रहे हैं वो AI क्या कर देगा? कुछ घंटों में कर देगा। तो ये तो हो गया आपका क्या, कि हॉलीवुड में क्यों स्ट्राइक चल रहा था उसको लेकर। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण से वहाँ पर प्रदर्शन चल रहा था। अभी हम लोग जो बात करते हैं वो है डीप फेक की। डीप फेक का उपयोग आप जहाँ सोच सकते हैं, मैं कुछ शब्दों का यूज नहीं करूंगा क्योंकि YouTube फिर बार बार चेक करता है वीडियो को प्रमोट करना छोड़ देता है। तो इस कारण से मैं कुछ शब्दों का यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन हर जगह यूज होता है। मैं लिख रहा हूं, आप समझ जाएंगे।
इसमें भी यूज हो सकता है, महिलाओं को बदनाम करने के लिए यहाँ पर भी यूज किया जा सकता है। इसके अलावा और क्या किया जा सकता है, कई सारे जगहों पर फेस रिकॉग्निशन सिस्टम लगाया जाता है। जैसे आईफोन है या आपका सैमसंग का फ़ोन होगा या कोई भी अब नया फ़ोन जो आता है उसमें फेस लॉक लगा हुआ होता है। सोचिए डीप फेक टेक्नोलॉजी से कुछ ऐसी चीज़ें बनाए जाएं जो उस फेस लॉक को भी पार कर जाए तो सोचिए ज़रा। जैसे वीडियो केवाईसी करते हैं कई सारे बैंक, तो सोचिए अगर फ्रॉड केवाईसी किया जाए डीप फेक वीडियो बनाकर तो कई सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जिसके कारण से क्या हो सकता है, डीप फेक टेक्नोलॉजी जो है ये सबसे बड़ा कंसर्न उभर कर आ रहा है। रश्मिका मंदाना की जगह पर किसी सामान्य लड़की का अगर वीडियो वायरल कर दिया जाता, इस तरह से डीप फेक टेक्नोलॉजी का उपयोग करके फेस को बदल देते हैं वो लोग, पता भी नहीं चलता आपको। यकीन मानिए जब पहली बार मैंने वो ट्विटर पर वीडियो देखा तो मुझे नहीं पता था कि वो रश्मिका मंदाना का वीडियो है या किसी दूसरे लड़की का वीडियो है। फिर जब अमिताभ बच्चन का ट्वीट देखा तब जाकर अंदाज़ा हुआ कि ये क्या है, ये तो डीप फेक पर बात हो रही। तो चलिए देखते हैं, मैंने बहुत सारा कुछ आपको समझाया है, अब चलते हैं डीप फेक के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, डीप फेक टेक्नोलॉजी। डीप फेक तकनीक शक्तिशाली कंप्यूटर, यानी कि सामान्य कंप्यूटर में बहुत समय लगता है, प्रोसेसिंग बहुत ज़्यादा होता है, इसमें बहुत सारे डेटा को प्रोसेस करता है, इसलिए बहुत ही तकनीकी रूप से सामान्य नहीं है अभी भी। लेकिन हो सकता है जैसे कल को फ़ोटो एडिटिंग जो था कुछ साल पहले वो प्रोफेशनल लोग ही कर पाते थे, लेकिन आज फ़ोटो एडिटिंग क्या है भाई, बच्चों का खेल है, कोई भी कर सकता है। वीडियो एडिटिंग क्या है, बच्चों का खेल है, कोई भी कर सकता है। ये मैं क्या बता रहा हूँ आपको, आज जो चीज़ है वो तो हो सकता है कि एडवांस लेवल पर हो, कल को वही सरलतम रूप में सामने आ जाता है। तो ये सब कुछ ऐसे तकनीक है जहाँ पर पाबंदियाँ लगनी चाहिए, जिसमें मिसयूज का ज़्यादा चांसेज होता है। ओके, शक्तिशाली कंप्यूटर शिक्षा का उपयोग करके वीडियो, छवि, ऑडियो में हेरफेर करने की एक विधि है। ऑडियो में भी हेरफेर की जा सकती है, चलते हुए वीडियो में हेरफेर की जा सकती है। जैसे प्रधानमंत्री मोदी अगर भाषण दे रहे हैं, मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ इस तरह की चीज़ें क्योंकि इतने बड़े ओहदे पर बैठा हुआ आदमी का एक क्लिप क्या कर सकता है, पूरे देश में कुछ न कुछ हलचल मचा सकता है। अमिताभ बच्चन का कोई ख़राब वीडियो पूरे देश में हलचल पैदा कर सकता है। कहीं पर कोई राइट्स का वीडियो अगर उसमें फेक कर दिया जाए तो सोचिए कितना बड़ा कंसर्न हो जाएगा वो। इसका उपयोग फर्जी खबरें उत्पन्न करने, अन्य अवैध कामों के बीच वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए भी किया जाता है। सबसे बड़ा समस्या तो ये भी है, फाइनेंशियल फ्रॉड की भी बात हो सकती है डीप फेक की मदद से। ये इतना ज़्यादा क्या है तो ख़राब चीज़ है। यह पहले से मौजूद वीडियो, चित्र या ऑडियो पर एक डिजिटल सम्मिश्रण द्वारा आवृत करता है। साइबर अपराधी इसके लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। किसका? तो एआई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। एआई क्या करता है, उस फोटो या वीडियो के हाव भाव को पकड़ता है कि किस प्रकार से बोल रहा है, स्माइल किस प्रकार से कर रहा है, उसको क्या करता है, मिक्स कर देता है दूसरे फोटो के साथ में। और इतनी बारीकी से मिक्सिंग होती है कि आप नहीं पहचान पाएंगे पहली बार में क्या है। फेक जो होता है वो आप पहचान सकते हैं, डीप फेक को पहचानना बहुत ही मुश्किल काम होता है। शब्द की उत्पत्ति, डीप फेक शब्द की शुरुआत 2017 में हुई थी। देखिए कब हुआ है, 2017 में, जब एक अनाम रेडिट उपयोगकर्ता ने खुद को डीप फेक कहा था। कब हुई थी? 2017 में। इस उपयोगकर्ता ने अश्लील वीडियो बनाने और पोस्ट करने के लिए गूगल की ओपन सोर्स डीप लर्निंग तकनीक में हेरफेर किया और उसके बाद क्या किया था इसने, तो अश्लील वीडियो बनाए और उसको पोस्ट भी किया था ऑनलाइन सभी जगहों पर। ओके, दुरुपयोग क्या क्या हो सकता है भाई, तो डीप फेक तकनीक का उपयोग अब घोटालों और झांसे, सेलिब्रिटी, पोर्नोग्राफी, चुनाव में हेरफेर, सोशल इंजीनियरिंग, स्वचालित दुष्प्रचार हमले, पहचान की चोरी, वित्तीय धोखाधड़ी जैसे नापाक उद्देश्य के लिए किया जा सकता है। ये सारे उद्देश्य देखिए कितने ज़्यादा गंभीर हैं। किसी सामान्य इंसान के साथ अगर हो जाए, किसी सामान्य परिवार के साथ अगर ये घटना हो जाए तो गाँव में आप कितने लोगों को समझाते फिरोगे कि ये डीप फेक है, ये वीडियो गलत है, या अपने छोटे शहर में किसको समझाते फिरोगे। तो ये इसीलिए ये खतरनाक चीज़ है। डीप फेक तकनीक का उपयोग पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा, डोनाल्ड ट्रंप, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आदि जैसे उल्लेखनीय व्यक्तियों को प्रतिरूपित करने के लिए किया गया है। इन लोगों का क्या बनाया जाता है, प्रतिरूपित कर दिया जाता है, इन लोगों का कॉपी बना दिया जाता है। डीप फेक से निकलने के लिए अन्य देशों का क्या योगदान है, सभी का देखते हैं। इसमें यूरोपीय संघ का देखेंगे, अमेरिका का देखेंगे और भारत का योगदान हम लोग देखेंगे क्या क्या कर रहे हैं ये देश। यूरोपीय संघ के पास डीप फेक के माध्यम दुष्प्रचार के प्रसार को रोकने के लिए आद्यतन आचार संहिता है। कोड ऑफ कंडक्ट किसने बनाया है, तो ईयू ने बनाया हुआ है, यूरोपियन यूनियन ने। संशोधित कोड में गूगल, मेटा और ट्विटर सहित तकनीकी कंपनियों को अपने प्लेटफॉर्म पर डीप फेक व फर्जी खाते का मुकाबला करने के लिए उपाय करने की आवश्यकता है। उन्होंने ईयू ने क्या किया है कि जो बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बड़े इंटरनेट के जो बड़े वेबसाइट हैं, उनको ये जिम्मेदारी दी है कि भाई साहब देखो, आपके ऊपर अगर कोई इस तरह की चीज़ें पोस्ट होती है तो आपकी पहली जिम्मेदारी बनेगी है। और ये सही भी है।
संहिता पर हस्ताक्षर करने के बाद उनके पास अपने उपायों को लागू करने के लिए 6 महीने का समय होता है। अद्यतन संहिता यानी कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार यदि आपने अनुपालन नहीं किया तो इन कंपनियों को अपने वार्षिक वैश्विक कारोबार का 6%, गूगल का कारोबार वार्षिक कितना करोड़ अरब रुपए का होगा, सोचिए जरा, उसका 6% अगर उस पर जुर्माना लग जाता है तो बहुत ही ज़्यादा नुकसान होगा उसका। 2018 में पेश कई गलत सूचना डिसइंफॉर्मेशन पर प्रैक्टिस कोड पहली बार दुनिया भर के उद्योग जगत के प्लेयर्स को गलत सूचना का मुकाबला करने के लिए एकीकृत करता है। कौन सा? तो डिसइंफॉर्मेशन पर 2018 में कोड पेश किया गया था उसके द्वारा। अब अमेरिका में क्या प्रावधान है? डीप फेक तकनीकी का मुकाबला करने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी की सहायता हेतु अमेरिका ने बाईपार्टीसन डीप फेक टास्क फोर्स एक्ट को पेश किया है। कहाँ पर? तो अमेरिका ने भी इस चीज़ को लेकर एक्ट पेश कर दिया है। यानी कि ये सभी देशों को लग रहा है कि ये चीज़ कहीं ना कहीं गलत है। क्यों आपको किसी का ऐसा चीज़ बनाना है भाई, मुझे बताइए। क्यों? ओरिजिनल आदमी को देख लो ना यार, उसका डीप फेक क्यों बनाकर देखना पसंद है आपको? यह उपाय डीएचएस को डीप फेक का वार्षिक अध्ययन करने, उपयोग की गई तकनीकी का आकलन करने, विदेशी और घरेलू संस्थाओं द्वारा इसके उपयोग को ट्रैक करने, इससे निपटने के लिए उपलब्ध प्रति उपायों के साथ आने का निर्देश देता है। कैलिफोर्निया और टेक्सास ने ऐसे कानून पारित किए हैं जो किसी चुनाव के परिणाम को प्रभावित करने वाले डीप फेक वीडियो के प्रकाशन व वितरण को अपराध मानते हैं। इनके प्रकाशन और वितरण को भी अपराध मानते हैं, तकनीक भी नहीं बना सकते आप। वर्जीनिया में कानून गैर संहिता वाले डीप फेक पोर्नोग्राफी के वितरण पर आपराधिक दंड है। ये शब्द बार बार मैं यूज़ कर रहा हूँ, मेरा वीडियो लेट कर देगा ये शब्द। इसके कारण से गूगल यूट्यूब जो है ना, यूट्यूब पर बड़ा ही कड़ा है प्रतिबंध इन सब चीज़ों को लेकर। तो फिर वीडियो को प्रोसेस करके चेक करता है आधा घंटा तक, उसके बाद फिर वीडियो को पब्लिक होने देता है वो। चलिए आगे देखते हैं, कोई बात नहीं, अब तो जो हो गया। भारत में क्या है? हालांकि भारत में डीप फेक तकनीक के इस्तेमाल के खिलाफ कोई गैर कानूनी नियम ही नहीं है। हर चीज़ में हम पीछे रहते हैं जब हमें पता है कि कोई चीज़ कितना नुकसानदेह हो सकता है। आपको एक चीज़ बताऊं मैं, आश्चर्यजनक चीज़, डीप फेक टेक्नोलॉजी के कई सारे नेता उपयोग करते हैं भाषण देने के लिए, लोगों को आकर्षित करने के लिए अलग अलग जगहों पर। मैं सही कह रहा हूँ आपसे। जैसे मैं बताता हूँ आपको, जो मैं किसी भी पार्टी पर उसमें नहीं ब्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं बस आपको उदाहरण के तौर पर कह रहा हूँ। जैसे मनोज तिवारी जी जो हैं, मनोज तिवारी जी दिल्ली में नेता हैं बीजेपी के, और मुखर्जी नगर इलाके जो उत्तरी दिल्ली का इलाका, यहीं से सांसद वगैरह भी थे और हैं। तो मैं क्या कह रहा हूँ, उन्होंने एक डीप फेक तकनीक से एक भाषण बनाया था जिसमें वो हरियाणवी में बोल रहे हैं, और वो बोल तो रहे थे भोजपुरी में ही, लेकिन डीप फेक तकनीक की मदद से उसको हरियाणवी में कर दिया गया था। ये एक उपयोग मैं बता रहा हूँ। देखिए, इसका अच्छा उपयोग भी हो सकता है कहीं हद तक, मैं इसको बुरा उपयोग तो नहीं मानता हूँ। वो अपने हरियाणवी जो उनके क्या है, उनके वोटर हैं, उनको वो एड्रेस करना चाह रहे होंगे उन्हीं की भाषा में, तो ठीक है ये एक पल को, लेकिन कहीं ना कहीं ये तकनीक जो है ये नुकसानदेह होता है। मैंने एक एग्जाम्पल के लिए बताया है, और भी बहुत सारे पार्टियों के अलग अलग नेता हैं जो इस तरह की चीज़ों को उपयोग करते हैं चुनाव वगैरह और प्रचार में। तो इसको ज़रूर ध्यान में रखिएगा। ये मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। हालांकि इस तकनीक के दुरुपयोग के संबंध विशिष्ट कानूनों की मांग की जा सकती है, जिसमें कॉपीराइट उल्लंघन, मानहानि और साइबर अपराध आदि शामिल हों। अब बच्चन साहब ने मांग की है तो ज़रूर इस पर कुछ न कुछ एक्शन तो ज़रूर होगा। एक्शन का मतलब यहाँ पर यह है कि इसको ज़रूर कुछ न कुछ लीगल तरीके से इस पर एक्ट बनाना चाहिए कि अगर आपने इसका थोड़ा सा भी मिसयूज़ किया तो आपको जेल हो सकती है, और होना भी चाहिए, क्योंकि एक वीडियो, ख़राब वीडियो किसी भी परिवार का पूरा सब कुछ बर्बाद करके रख सकता है। और वो आप जगह जगह जाकर एक वीडियो के, जब इस तरह के गंदे वीडियो होते हैं उनके लाखों व्यूअर्स होते हैं, कितनों को जाकर आप समझाओगे कि नहीं ये फेक वीडियो है, डीप फेक है वगैरह वगैरह, वो तो बोलेंगे डीप फेक होता क्या, पहले हमें ये बताओ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ क्या है ये, तो बहुत ही गलत चीज़ है ये। अगले न्यूज़ पर चलते हैं, पहले आगे की राह भी थोड़ा सा देख लेते हैं। एक बच्चे ने आंसर राइटिंग में पूछा था कि आगे की राह कब लिखें और कंक्लूजन कब लिखें। कंक्लूजन जो होता है ये आप कंक्लूड कर रहे होते हैं अपने आंसर को, आगे की राह में हमेशा आप सुझाव दे रहे होते हैं कि क्या क्या करना चाहिए। तो ज़रूरी नहीं होता है आगे की राह लिखना, वो तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, ठीक है आप लिख सकते हैं वे फॉरवर्ड, लेकिन आपको अगर कंक्लूड अच्छे से कर रहे हो और आप अगर पॉइंट दे रहे हैं अच्छे से, तो कोई उसी में सुझाव दे दीजिए। आगे की राह हेडिंग अगर बनाना है तो उसको कंक्लूजन से पहले बनाना चाहिए, कंक्लूजन के बाद नहीं बनाना चाहिए कभी भी। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। कुछ बच्चों ने गलती की थी इसलिए मैंने बता दिया है। इस समस्या से निपटने का सबसे अच्छा तरीका एआई द्वारा समर्थित तकनीकी समाधान है जो डीप फेक की पहचान कर सकता है, उन्हें ब्लॉक कर सकता है। अब जो एआई कष्ट दे रहा है समाधान भी वही देगा, जो दुख दे रहा है वही क्या करेगा, वही समाधान भी देगा। मतलब जो एआई डीप फेक बनाने में मदद कर रहा है वही एआई ये भी पहचान सकता है कि कौन सा चीज़ डीप फेक है और कौन सा चीज़ ओरिजिनल है।
इस एआई की मदद से हम ऐसे टूल का निर्माण कर सकते हैं जो डीप फेक तकनीक को पोस्ट ही ना होने दें। डीप फेक से जुड़े मुद्दों का हल करने से पहले मीडिया साक्षरता में सुधार करने की आवश्यकता है। डीप फेक का पता लगाने, मीडिया को प्रमाणित करने, आधिकारिक स्रोतों को बढ़ाने के लिए उपयोग में आसान और सुलभ प्रौद्योगिकी समाधानों की भी आवश्यकता है। समाज के स्तर पर डीप फेक के खतरे का मुकाबला करने के लिए इंटरनेट पर मीडिया एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता होने की जिम्मेदारी लेने की आवश्यकता है मीडिया को। लेकिन मीडिया तो खुद ही फेक न्यूज़ प्रचारित करती है, ये क्या हमारी जिम्मेदारी लेगी? सोशल मीडिया पर साझा करने से पहले सोचने समझना, समाधान का हिस्सा बनने का प्रयास करना चाहिए। सोशल मीडिया पर कोई पोस्ट करने से पहले कहाँ कोई सोचता है? आजकल जो मर्जी वो पोस्ट करे, गंद मचा रखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है आपके लिए। हेडलाइन क्या है आज का? तो हेडलाइन है गवर्नर डिलेइंग क्रूशियल बिल ए मैटर ऑफ कंसर्न से सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि अगर गवर्नर साहब जो हैं, राज्यपाल महोदय जो हैं, ये अगर कोई अच्छे बिल को, जो बहुत ही ज़रूरी बिल है, बहुत ही आवश्यक बिल है, अगर उसको भी डिले कर रहे हैं तो ये चिंता का विषय है। सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस चीज़ को। तो देखते हैं कि गवर्नर जी को आखिर क्या इशू होता है भाई, क्यों वो डिले करते हैं हर बिल को। और ख़ास तौर से जो रूलिंग पार्टी है जैसे भाजपा है, तो भाजपा के जो शासित राज्य नहीं है, जैसे तमिलनाडु है, केरल है, या फिर आप छत्तीसगढ़ ले सकते हैं या राजस्थान ले सकते हैं, यहीं के गवर्नरों की चिंता क्यों सामने आती है? यहीं के गवर्नरों पर सवाल क्यों उठाए जाते हैं? कभी यूपी के गवर्नर पर सवाल नहीं उठता है, कभी एमपी के गवर्नर पर सवाल नहीं उठता है, यहाँ तक कि बिहार के भी गवर्नर पर कभी जल्दी सवाल नहीं उठता है। लेकिन जो तमिलनाडु है, केरल है, राजस्थान है और जो राज्य हैं, इनके गवर्नर पर अक्सर सवाल उठते हैं। जैसे अभी केरल के गवर्नर पर सवाल उठ रहा है। इससे पहले आर एन रवि ही नाम है ना, एन रवि या आर एन रवि हैं, कहाँ के? तो तमिलनाडु का गवर्नर हैं। इन महोदय पर भी सवाल उठा था, भयंकर, मतलब कि खूब भयंकर सवाल उठा था, बहुत ज़्यादा विवाद बढ़ गया था। तो इसको लेकर भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं। तो देखते हैं गवर्नर साहब ऐसा क्या कर रहे हैं। और ये जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश महोदय हैं, इन्होंने भी बोला है कि भाई थोड़ा सा आत्ममंथन कीजिए सभी लोग। और इन्होंने ये भी बोला है कि गवर्नर जो होते हैं वो इलेक्टेड नहीं होते, यानी कि जनता उनको नहीं चुनती है। उसके बाद से मुद्दा क्या है? तो ये पिटीशन सुन रहे थे जिसमें गवर्नर जो हैं वो बहुत बड़े बड़े बिल पर क्या कर रहे हैं? तो साइन ही नहीं कर रहे हैं। ना तो ये कह रहे हैं कि हाँ बिल पास कर दो, ना तो ये कह रहे हैं कि नहीं बिल पास नहीं हो सकता है। तो यही वो डिलेमा है जिसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट बिल है, फिजिकल और स्टेट एफिलिएटेड कॉलेज से संबंधित भी बिल है। तो देखते हैं गवर्नर के कार्य, उनकी शक्तियाँ, ये सब चीज़ें, कुछ केस हैं उनसे रिलेटेड, ये चीज़ें देख लेते हैं हम लोग, क्योंकि वहीं से सवाल पूछा जा सकता है आपसे। देखिए क्या लिखा हुआ है कि संविधान के आर्टिकल, कौन सा आर्टिकल? तो 164 के अनुसार मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर की जाएगी। लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि मुख्यमंत्री की सलाह पर जब की जाती है राज्यपाल के द्वारा, तो राज्यपाल महोदय किसी भी मंत्री को हटा सकते हैं। राज्यपाल महोदय किसी भी मंत्री को नहीं हटा सकते हैं, वो मुख्यमंत्री के सलाह पर ही किसी मंत्री को हटाएंगे या हटने के लिए कह सकते हैं, या तो उसके खिलाफ जो विधानसभा होता है उसमें अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है, ये तभी संभव हो सकता है। यहाँ पर राज्यपाल को विवेकाधीन शक्तियाँ नहीं दी गई हैं किसी मंत्री को हटाने के लिए। तो आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। इसमें कहा गया है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं, ये चीज़ तो कहा गया है, लेकिन इसका कतई ये तात्पर्य नहीं कि राज्यपाल महोदय जब चाहे तब किसी को भी पद से हटा सकते हैं। लेकिन प्रसाद पर्यंत की बात की गई है, एक संवैधानिक योजना जिसमें उन्हें पूरी तरह से मुख्यमंत्री की सलाह पर नियुक्त किया जाता है। संदर्भित प्रसाद पर्यंत का आशय मुख्यमंत्री के एक मंत्री को बर्खास्त करने की शक्ति से, यहाँ पर प्रसाद पर्यंत का आशय किससे है? तो मुख्यमंत्री से है, ना कि राज्यपाल से डायरेक्टली है। राज्यपाल महोदय किसी को भी डायरेक्टली पद से नहीं हटा सकते, न कि राज्यपाल का। संक्षेप में, किसी भारतीय राज्य का राज्यपाल स्वयं किसी मंत्री को नहीं हटा सकता है जब तक कि मुख्यमंत्री उनको सलाह न दे तब तक। सर्वोच्च न्यायालय का क्या नजरिया है इस चीज़ को लेकर? तो शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्य 1974 का मामला है ये। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के 7 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा, 7 न्यायाधीश के संविधान पीठ, बहुत बड़ा संविधान पीठ था ये, कि राष्ट्रपति और राज्यपाल जो कि विभिन्न अनुच्छेद के तहत अन्य शक्तियों एवं कार्यपालिका के संरक्षक हैं, कुछ असाधारण परिस्थितियों को छोड़कर अपने मंत्रियों की सलाह के अनुसार ही अपनी औपचारिक संवैधानिक शक्तियों का प्रयोग करेंगे। ये किसने कहा था? तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था। नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष 2016 का मामला है। देखते हैं क्या है ये नवाब रेबिया बनाम उपाध्यक्ष। इस मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने भी BR अम्बेडकर जी की टिप्पणियों का सहारा लेते हुए कहा कि संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं है जिसे वह स्वयं निष्पादित कर सकता है। संविधान के तहत राज्यपाल के पास ऐसा कोई कार्य नहीं जिसको वो स्वयं निर्धारित करता है। सारे मुख्य रूप से जो कार्य होते हैं किसके लिए होते हैं? तो मुख्यमंत्री की सलाह पर वो काम करता है।
वो इलेक्टेड नहीं होता है। क्योंकि राज्यपाल के पास कोई कार्य नहीं है, लेकिन उसके कुछ कर्तव्य हैं और सदन को इस बात में ध्यान में रखना चाहिए। इस बात को 2016 में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि राज्यपाल के विवेक के प्रयोग से संबंधित अनुच्छेद 163 सीमित हैं। उसके द्वारा की जाने वाली कार्रवाई मनमानी व काल्पनिक नहीं होनी चाहिए। कुछ भी नहीं कर सकते हैं आप, मनमानी नहीं कर सकते हैं आप। आपके फैसलों का भी न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, न्यायिक समीक्षा किया जा सकता है। अपनी कार्रवाई के लिए राज्यपाल के पास तर्क होना चाहिए, यह सद्भावना के साथ किया जाना चाहिए। अगर आपने कुछ किया है तो तर्क होना चाहिए उसके पीछे निहित। आप ऐसे ही मुंह उठाकर कुछ भी नहीं कर सकते हैं। ये राज्य है, आपका अपना जागीर नहीं है, इसको जागीर मत समझिए। यही मुख्य रूप से विवाद का पर्पस यहाँ पर बन जाता है। राज्य सरकार जो होती हैं वो कुछ बिल पास करती हैं तो राज्यपाल महोदय उसको लेकर बैठ जाते हैं। उनको लगता है कि भाई हमें भी तो कॉन्फिडेंस चाहिए, हम भी पद पर बैठे हुए हैं। लेकिन अब ठीक है, चलिए आगे बढ़ते देखते हैं। महावीर प्रसाद बनाम प्रफुल्ल चंद 1969। अब इस मामले में क्या हुआ था? यह मामला अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक की प्रकृति के प्रश्न के इर्द गिर्द घूमता है। वही चीज़ कि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत कौन कौन सी चीज़ें काम करती हैं, इसी के इर्द गिर्द ये मामला भी घूम रहा था। अनुच्छेद 164 आर्टिकल 164(1) के तहत राज्यपाल के प्रसाद पर्यंतता अनुच्छेद 164(2) के अधीन है। इस प्रकार राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत की वापसी को मंत्रालय हेतु विधानसभा के समर्थन की वापसी के साथ मेल खाना चाहिए, तभी जाके राज्यपाल का प्रसाद पर्यंत जो है वो काम करता। देखो होता क्या है, मैं बता देता हूँ। अगर आपको इतना भाषा समझ में नहीं आ रहा हो तो जो राज्यपाल महोदय हैं और राष्ट्रपति महोदय हैं, इन दोनों का पद जो है ये संवैधानिक है। मूल रूप से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का पद और राज्यपाल का पद संवैधानिक का मतलब ये पद राजनीति से परे होना चाहिए। यानी कि एक होते हैं राष्ट्र के संवैधानिक प्रमुख और एक होते हैं राज्य के संवैधानिक प्रमुख। सही सुन रहे हैं आप। वास्तविक कार्यपालिका और जो नाम मात्र कार्यपालिका, दो चीज़ एग्जिस्ट करती हैं। तो नाम मात्र की कार्यपालिका राज्य में प्रमुख होते हैं राज्यपाल, और नाम मात्र की कार्यपालिका का देश में प्रमुख होते हैं भारत के राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति भी देश के संवैधानिक प्रमुख हैं और राज्यपाल भी देश के संवैधानिक प्रमुख हैं। राष्ट्रपति का पद जो होता है, कई बार स्टंप का पद कह दिया जाता है इसको, कि केवल मुहर लगाने के कोई व्यक्ति बैठा नहीं, ऐसा नहीं होता है। बहुत ही प्रतिष्ठित संवैधानिक पद माना जाता है। दूसरा, राज्यपाल के पद जो है ये भी सम्मानित होता है, लेकिन इस पर बहुत सारे आरोप लगते हैं। पॉलिटिसाइज कर दिया गया है इसको संपूर्ण रूप में। राजमन्नार जैसी जो समितियां बनी थी, राजमन्नार समिति का आपने नाम सुना होगा, आपको नहीं पता होगा, आज मैं बताता हूँ। राजमन्नार समिति भारत सरकार ने नहीं बनाई थी, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बनाया था इसको। पहली बात तो ये समझिएगा। इसको बनाया गया था केंद्र और राज्य के संबंधों को सुधारने के लिए। इसी तरह से पुंछी आयोग भी है और उसके बाद से सरकारी आयोग भी है। ये सब आयोग हैं जिस सब ने रिकमेंड किया कि राज्यपाल का पद जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, तो पॉलिटिसाइज नहीं होना चाहिए। राजमन्नार समिति तो एक कदम और आगे बढ़ गई। उसने तो बोला कि राज्यपाल का पद और IAS IPS का ये होना ही नहीं चाहिए, ख़त्म कर देना चाहिए इसको। तो ये राजमन्नार समिति की कुछ सिफारिशें थीं। ये हमेशा से ही पॉलिटिकल चीज़ें रहती ही हैं, इसमें इन्वॉल्वमेंट ये और चर्चा में रहता ही है। तो इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा। और ये सब कॉमन टॉपिक होते हैं जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं आपसे। राज्यपाल से संबंधित संवैधानिक प्रावधान क्या है? भारतीय संविधान के अनुच्छेद 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल का प्रावधान किया गया है। एक व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। जैसे जो आनंदीबेन पटेल हैं, यूपी के साथ MP के भी राज्यपाल रही थी कुछ दिन पहले ही। और राज्यपाल केंद्र सरकार का एक नामित व्यक्ति होता है जिसे राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। संविधान के मुताबिक राज्य का राज्यपाल दोहरी भूमिका अदा करता है। दोहरी भूमिका, वो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह मानने को बाध्य राज्य का संवैधानिक प्रमुख भी होता है। मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना बाध्यकारी होता है राज्यपाल के लिए। इसके साथ साथ वो क्या करता है, इसके साथ साथ वह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में भी काम करता है। यही दो मुख्य रूप से काम बताए गए किसके, तो राज्यपाल के, गवर्नर के काम बताए गए। ओके। अनुच्छेद 157-158 के तहत राज्यपाल पद के लिए पात्रता संबंधी आवश्यकताओं को निर्दिष्ट किया गया है। राज्यपाल कौन बन सकता है भाई, तो भारत का नागरिक हो, आयु कम से कम 35 वर्ष हो, संसद के किसी भी सदन या राज्य विधायिका का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण न करता हो। यही 4 वो क्राइटेरिया है जो अगर आपके पास है तो आप क्या बन सकते हैं, भारत के राज्यपाल बन सकते हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। राज्यपाल को संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत क्षमादान व दंड विराम आदि की भी शक्तियां दी गई हैं, लेकिन ये सैन्य मामलों में क्षमादान नहीं कर सकते हैं। ये जरूर ध्यान रखिएगा, कल ही मैंने बताया था आपको। कुछ विवेकाधीन शक्तियों का अतिरिक्त राज्यपाल को उनके अन्य सभी कार्यों में सहायता करने सलाह के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में मंत्रिपरिषद के गठन की बात की गई है, जो आर्टिकल 163 में लिखा हुआ है। राज्य के मुख्यमंत्री व अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। किसके सलाह पर, तो मुख्यमंत्री के सलाह पर की जाती है। इसको भी ध्यान में रखिएगा।
राज्यपाल राज्य के विधानसभा द्वारा पारित विधेयक की अनुमति रोकता है अथवा राष्ट्रपति के विचार के विधेयक को सुरक्षित रखता है। अनुच्छेद 200। अब ये जो मुद्दा है ना कि राष्ट्रपति के विचार के लिए किसी विधेयक को रख सकता है। मान लीजिए बिहार सरकार ने कोई ऐसा विधेयक पारित किया जो राज्यपाल को लग रहा है कि ये राष्ट्रपति जी इस पर फैसला ले तो ही सही होगा, क्योंकि ये जो मुद्दा है ये अति गंभीर मुद्दा है, इस पर राज्यपाल के स्तर से फैसला नहीं होना चाहिए और वो राष्ट्रपति जी के लिए भेज सकता है। अब राष्ट्रपति जी के लिए किस विधेयक को भेजना है या किस विधेयक को नहीं भेजना है, ये शक्ति जो है ये विवेकाधीन शक्ति है। ये कहीं पर भी लिख कर नहीं दिया गया है, ये राज्यपाल खुद से निर्णय ले सकता है। राष्ट्रपति जी उस बिल को मना भी कर सकते हैं, उस बिल पर फैसला नहीं ले सकते हैं। और अगर फिर से पारित करके फिर से राष्ट्रपति जी के पास भेजा जाता है, क्या राष्ट्रपति बाध्य होंगे? नहीं, राष्ट्रपति फिर से उसको खारिज कर सकते हैं, हम नहीं मानेंगे इस चीज़ को। ओके, तो इसको ध्यान में रखिएगा। राज्यपाल कुछ विशिष्ट परिस्थितियों अध्यादेश को प्रख्यापित कर सकता है 213 के तहत। अध्यादेश तो पता ही होगा, जब राज्य विधानसभा कार्य नहीं कर रहा हो लेकिन एक्ट बनाना जरूरी हो तो अध्यादेश भी जारी किया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 123 के तहत में भारत के राष्ट्रपति महोदय को ये शक्ति दी गई है। 123 में आप 90 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 213 हो जाएगा। 213 के तहत किसको दिया गया? तो राज्यपाल को ये शक्तियाँ दी गई हैं। 90 जोड़ने पर अक्सर अगला आर्टिकल आ जाता है। राज्यपाल की परिकल्पना गैर राजनीतिक प्रमुख के रूप में की गई है और बहुत सारा विवाद उनसे जुड़ा हुआ रहता ही है हमेशा। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो मुझे आपको पढ़ाना था। राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। वह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत ही पद पर बने रहते हैं। 5 वर्ष का होता है, लेकिन उससे पहले भी हटाया जा सकता है। 2001 में संविधान के कामकाज की समीक्षा पर गठित राष्ट्रीय आयोग ने माना कि राज्यपाल की नियुक्ति संघ के लिए इसकी निरंतरता आवश्यक है। मतलब कि भारत का जो फेडरल सिस्टम है, यूनियन है अपना, इंडियन गवर्नमेंट का, वो क्या है, उसमें राज्यपाल की भूमिका जो है ये कोई साधारण नहीं है, ये जरूरी है उनकी नियुक्ति, ऐसा जारी किया गया था। ऐसी आशंका है कि राज्यपाल प्रायः केंद्रीय मंत्रिपरिषद से प्राप्त निर्देश के अनुसार कार्य करता है कि भारत सरकार जो जो उनको बोलती है, रिमोट कंट्रोल हो जाता है भारत सरकार का। कौन? तो राज्यपाल। और बस यही सब कुछ मुद्दे हैं जो आपको जानना चाहिए था। बाकी तो आपको पता होगा कि राष्ट्रपति महोदय को अगर राज्य में आपातकाल वगैरह लगाना होता है तो किसके सलाह पर लगाते हैं? तो राज्यपाल के सलाह पर लगाते हैं। अगले न्यूज़ पर चलते, अगला न्यूज़ देखते हैं क्या है आपके लिए इंपॉर्टेंट। देखिए अगला जो न्यूज़ है, प्रधानमंत्री महोदय ने कल परसों ही घोषणा किया, जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, हाँ यही है। इसके तहत भारत में कितने करोड़ लोगों को? मात्र 80 करोड़। जब जब ये घमंड होने लग जाए कि हमारा देश दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे अमीर देश है, पश्चिम देश क्या है, वो तो बेकार देश हैं, अमेरिका बेकार देश है, सारी दुनिया आपको बेकार लगने लग जाए, हम सबसे अमीर हैं, चीन क्या है, जापान क्या है, तब इस चीज़ को याद कीजिएगा कि आज भी देश में 80 करोड़ लोगों को भारत सरकार अन्न मुहैया करवाती है खाना खाने के लिए, तब जाके वो संपूर्ण रूप से खा पाते हैं। अगर भारत सरकार को ये पता होता कि 80 करोड़ लोगों को मेरी सहायता की ज़रूरत नहीं है तो यकीन मानिए भारत सरकार खर्चा करने के पक्ष में कभी नहीं होगी। 90 लाख करोड़, 90 लाख करोड़ है, ये 1 लाख करोड़ है पता नहीं, देखिएगा 90,000 करोड़ है शायद, 90,000 करोड़ के आसपास में कहाँ पर खर्चा करती है भारत सरकार? तो 80 करोड़ लोगों को, ये आंकड़ा याद कर लीजिए। अमेरिका को जोड़ दीजिए, यूरोप को जोड़ दीजिए, पूरा यूरोप रूस तक सबको जोड़ कर चले आइए, तब जाके 80 करोड़ आबादी होगी। इतने करोड़ आबादी को हम क्या देते हैं? अन्न मुहैया करवाते हैं। तो उसको लेकर न्यूज़ क्या आया है? फ्री ग्रेन पोज मीडियम टर्म फिजिकल रिस्क। अब ठीक है, ये बोल रहे हैं कि फिजिकल रिस्क जो राजकोषीय जो हमारा वित्त है उस पर संकट उत्पन्न हो सकता है और ये लोगों को क्या कर सकता है? तो उत्साहित कर सकता है। किसके लिए? तो पॉपुलिज्म के लिए उत्साहित कर सकता है कि आप लोक लुभावन वादे, सुनिएगा अंग्रेजी न्यूज़पेपर का मैं सामान्य भाषा में बताता हूँ, लोक लुभावन वादे या लोगों को जो अच्छा लगे उस चीज़ के कारण राजकोषीय घाटे को संकट में डालने का एक चलन शुरू कर सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। किस पे के द्वारा? तो द हिंदू बिजनेस लाइन के द्वारा। एक चीज़ मैं बताता हूँ, आप सुनिएगा दोनों पक्षों को। अगर भारत कल प्रधानमंत्री ने ये घोषणा किया होता कि हम आज से क्या कर रहे हैं, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना को बंद कर रहे हैं, तो यही न्यूज़पेपर बोलने आ जाते कि 80 करोड़ लोगों का अब क्या होगा। तो ठीक है, ये न्यूज़पेपर का काम ही होता है हर फैसले का क्रिटिसाइज करना और उसमें जो संकट उत्पन्न होगा, उससे जो चुनौती उत्पन्न होगा उसको दिखाना। लेकिन हमारा काम तो नहीं है ये, हमारा काम तो है दोनों पक्षों को अच्छे से जान लें, ये भी जान लें कि भाई ये रिस्क उत्पन्न करेगा कि नहीं करेगा, तो देख लेते हैं हर चीज़ को हम लोग। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में गरीब संवेदनशील वर्ग की सहायता के लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के हिस्से के रूप में शुरू किया गया था। आपको याद होगा कब शुरू किया गया था? तो कोविड के दौरान
जो लोगों को अन्न मुहैया करवाने के लिए इसको शुरू किया गया था, क्योंकि बहुत सारे लोगों की आय एकदम से रुक गई थी। तो चना, गेहूं, चावल, तेल, ये सब चीज़ें शुरू किया गया था। यूपी इलेक्शन आने वाला था तो तेल भी दिया इन्होंने, इलेक्शन ख़त्म होते ही तेल खींच लिया इन्होंने। तो इस तरह के दलिच्चर लोग हैं ये सरकार हमारे, कुछ ऐसे हरकतें कर देते हैं। जब तेल एक बार किसी को ज़रूरत है तो बार बार ज़रूरत होगी ना, दो ही मत। पहली बार चुनाव के लिए क्यों देना यार, तेल चुनाव के लिए देना। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस योजना के तहत सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडीएस सिस्टम जो है, पीडीएस सिस्टम, आप मुझे ये बताइए कि पीडीएस सिस्टम की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना में की गई थी। सारा कुछ पढ़ लिया होगा, जो पूछा है वही नहीं पढ़ा होगा। पढ़िए, अब इसको देखिए सर्च करके। पीडीएस के माध्यम से पहले से ही प्रदान किए जा रहे 5 किलोग्राम अनुदानित खाद्यान्न के अलावा प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम NFSA एक्ट 2013 के तहत 5 किलोग्राम अतिरिक्त अनाज, गेहूं, चावल मुफ्त में उपलब्ध करवाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। और ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था। अब इसी को पहले फिर से गवर्नमेंट ने एक्सटेंड किया था, दोबारा इसको एक्सटेंड अब किया है 5 वर्षों के लिए। प्रधानमंत्री महोदय ने बोला कि अब इधर उधर छोड़ो, डायरेक्ट अब हम अगले 5 वर्ष तक इनको देते रहेंगे। ठीक है, दीजिए, कोई इसमें गलत नहीं है। हर देश जो होता है उसकी परिस्थितियाँ अलग होती हैं। कुछ लोग ऐसे होते जिनको सहायता की ज़रूरत होती है। हाँ, इसमें जो 80 करोड़ लोग हैं, इसमें से हो सकता है कि 10 से 20% लोग ऐसे हों जिनको इसकी ज़रूरत ना हो। कुछ दिन वीडियो भी एक वायरल हुआ था कि पीडीएस सिस्टम का जो अनाज है वो लेने पहुंचा था कार से एक आदमी। गांव घर में आपको अमीर समीर लोग इस चीज़ को लेते हुए दिख जाएंगे, जो कि गलत कर रहे होते हैं। उनको पता नहीं है उस किसका भाग खा रहे हैं वो खाना। तो ये चीज़ तो गलत होता ही है, लेकिन कुछ गलत लोगों के कारण से बहुत बड़ी जो आबादी है जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, शहरी भाग में, ग्रामीण भाग में, उनको कैसे इग्नोर किया जा सकता है, आप मुझे बताइए। तो इसलिए इस तरह की चीज़ें ज़रूरी होती है। इसको कहा जाता है सामाजिक कल्याण के लिए सब काम करती है भारत सरकार। और करते ये सब नहीं करेंगे तो सरकार काम ही किस चीज़ के लिए है, बताइए मुझे। यही सब तो उसका काम है कि जो गरीब है, जो गरीब जनता है, जो अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति है, जो सबसे गरीब है समाज का, जो पिछड़ा हुआ व्यक्ति है, जो उनकी मदद की जाए, है ना। प्रारंभ में इस योजना की शुरुआत 3 महीने अप्रैल, मई और जून 2022 के लिए की गई थी, जिसमें कुल 80 करोड़ राशन कार्ड धारक शामिल थे। बाद में इसे सितंबर 2020 तक के लिए बढ़ा दिया गया। वित्त मंत्रालय इसका नोडल मंत्रालय है और अब तो इसको और बढ़ाकर आगे कर दिया गया है। देश भर में लगभग 5 लाख राशन की दुकानों से वन नेशन वन राशन कार्ड योजना के तहत कोई भी प्रवासी श्रमिक या लाभार्थी पोर्टेबिलिटी के माध्यम से मुफ्त राशन का लाभ उठा सकता है। लागत क्या है, सभी चरणों के लिए कुल खर्च लागत 91 लाख करोड़ रुपए का होगा। अब समझ सकते हैं ये चुनौती क्या है। एक प्रमुख मुद्दा है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थी अंतिम जनगणना 2011 पर आधारित हैं। 2011 की जनगणना पर आधारित हैं लाभार्थी, लेकिन 2011 और 2023 में तो 10-12 साल का फर्क आ गया है गुरु। जो बच्चे उसमें पैदा हुए थे वो आजकल खेल कूद रहे हैं, बड़े बड़े हो गए हैं। तो इसलिए मैं क्या कह रहा हूँ कि अब फिर से हमें लाभार्थियों की पहचान करनी पड़ेगी, अपडेट करना पड़ेगा हमें इस टैली को। ओके, हालांकि तब से खाद्य और सुरक्षा से जुड़े लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है, जो कि अब इस योजना के तहत शामिल नहीं है। और ये जो है रामविलास पासवान जी जब थे, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय था उनके पास, खाद्य उपभोक्ता मंत्रालय, बहुत अच्छा काम किया उसमें उन्होंने। आपको पता होगा कि जब टेलीकॉम सेक्टर में थे अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, तभी उन्होंने अच्छा काम किया था। कोई अच्छा काम करता है अप्रिसिएट करना चाहिए। उन्हीं के प्रयत्नों से किस चीज़ को लागू किया गया था, तो वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू किया गया था। और इसको उन्होंने योजना को लागू किया। ये बहुत ही अच्छी योजना है। इसका मतलब क्या है कि मान लीजिए कोई दरभंगा का प्रवासी मजदूर कहाँ पर रह रहा है, दिल्ली में रह रहा है, उसका वहाँ पर राशन कार्ड में नाम है और उसको दिल्ली में अनाज लेना है, क्योंकि अभी वो 100 परिवार दिल्ली में रह रहा है, तो उसको क्या मिल जाएगा, उसको दिल्ली में मिल जाएगा वन राशन वन नेशन वन राशन कार्ड। ऐसा नहीं होगा कि बिहार का है तो बिहार में ही उसको मिलेगा, जिस गांव का है वहीं पर जाकर उसको मिलेगा, ऐसा नहीं होगा। पूरे देश में कहीं पर भी उठा सकता है लाभ। इसको ज़रूर ध्यान रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था आपके लिए। अगला है जो आज का लास्ट न्यूज़ है उसको देख लेते हैं, प्रोजेक्ट कुश। इसके बारे में डायरेक्टली पूछा जा सकता है आपसे, प्रोजेक्ट कुश क्या है, किस प्रकार से भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद कर सकता है, देखते हैं इसको डिटेल में। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO, क्या बोला मैंने, DRDO, इसका नाम तो सुना ही होगा। इसका बताइए स्थापना कब हुआ था, कब इसको स्थापित किया गया था, इस भी बताना है। प्रोजेक्ट कुश भारत की एक महत्वाकांक्षी रक्षा पहल है जिसका उद्देश्य 28-29 तक लंबी दूरी की अपनी वायु रक्षा प्रणाली विकसित करना है। एयर डिफेंस सिस्टम लंबी दूरी तक के लिए विकसित करना है। प्रोजेक्ट कुश के बारे में पूछा जा सकता है आपसे। लंबी दूरी की वायु रक्षा प्रणाली क्रूज मिसाइल, स्टील्थ फाइटर जेट तथा ड्रोन सहित दुश्मन के प्रोजेक्टाइल एवं कवच का पता लगाने, उन्हें नष्ट करने में सक्षम होगी। देखिए एक सिस्टम होता है अटैकिंग,
अटैकिंग, अटैकिंग का क्या तात्पर्य होता है, जैसे क्रिकेट में भी होता है अटैकिंग गेम खेल रहे हैं, डिफेंसिव खेल रहे हैं। अटैकिंग का तात्पर्य होता है कि आप किसी चीज़ का उपयोग कर रहे हो किसके लिए, तो हमला करने के लिए। जैसे जो फाइटर जेट्स होते हैं, जैसे जो हम मिसाइल बनाते हैं, जैसे क्रूज मिसाइल, इनसे हम हमला करते हैं। लेकिन ये जो हम बना रही है किसके लिए है, तो ये डिफेंसिव है। कोई हम पर हमला करने आएगा इन सब चीज़ों से, किन किन चीज़ों से, क्रूज मिसाइल से, स्टील्थ फाइटर जेट से, ड्रोन सहित, और बहुत सारी वायु रक्षा प्रणाली, लंबी दूरी के मिसाइल। तो हम इसको क्या करेंगे, इसको ऑन करेंगे, स्विच ऑन करेंगे। सामान्य भाषा में समझा रहा हूँ, ये क्या करेगा, जो चीज़ हम पर हमला करने आ रहा है उस चीज़ को रोक देगा, उस चीज़ को गिरा देगा। फाइटर जेट को भी गिरा सकता है और मिसाइल को भी गिरा सकता है, ड्रोन को भी गिरा सकता है। ये इसको डिफेंस में माना जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, अटैकिंग और डिफेंसिव में अंतर होता है थोड़ा सा। ये क्या है, तो ये एयर डिफेंस के लिए हमने बनाया है। ओके, अटैक के लिए नहीं, एयर डिफेंस के लिए बनाया है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा वायु रक्षा प्रणाली है, ये एयर डिफेंस सिस्टम है ये। इसमें 3 प्रकार के इंटरसेप्टर मिसाइलें, जिनमें 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर, 350 किलोमीटर के रेंज के साथ ही निगरानी है तो उन्नत अग्नि नियंत्रण रडार भी होंगे। देखिए इस सिस्टम होता क्या है, मुख्य रूप से एक रडार होता है। रडार क्या करता है, डिटेक्ट करता है चीज़ों को कि कहाँ से कौन सी चीज़ें आ रही हैं, उसका आकार भी बना लेता है, उससे जो साउंड निकलता है उसके आधार पर। और उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर एक मिसाइल सिस्टम लगा होगा जिसको ये क्या करेगा, निर्देश देगा कि देखो हमला होने वाला है, तैयार हो जाओ, और उसको बता देगा कि इस तरफ से ये चीज़ आ रही है, इतनी स्पीड से आ रही है, अटैक करो। तो यहाँ से मिसाइल निकल के क्या करेगा, उस जो चीज़ भी आ रही है, चाहे वो फाइटर जेट हो, मिसाइल हो, ड्रोन हो, उसको क्या कर देगा, तो गिरा देगा ये। तो इसमें 3 दूरी की रखी गई हैं। इंटरसेप्टर का मतलब वही होता है खोजी मिसाइल। क्या बोला मैंने, खोजी मिसाइल होती है, जिनका काम होता है टारगेट को ढूंढना फिर उनको गिरा देना। 150 किलोमीटर, 250 किलोमीटर और 350 किलोमीटर 3 रेंज है, बहुत ही लंबी दूरी की हो गई है। जैसे इसके उदाहरण में आप ले सकते हैं थार्ड, ये थार्ड सिस्टम है, थार है, ये थार्ड है ऐसे ही करके, किसका, अमेरिका का है। S-400 ये रूस का है जो भारत ने खरीदा है। S-300 भी है, S-400 भी है, S-500 भी उन्नत संस्करण बनेगा। आयरन ड्रोम करके, ड्रोम ये ऐसे ही करके है, किसका है, ये तो इजराइल का है। ये सब क्या है, ये सब यही तकनीक है। इसी प्रकार से हम कौन सा बना रहे हैं, तो प्रोजेक्ट कुश। कौन सा बना रहे हैं, प्रोजेक्ट कुश। ऐसा अनुमान है कि प्रोजेक्ट कुश प्रभावकारिता के मामले में इजराइल का आयरन डोम प्रणाली और रूस के S-400 प्रणाली से बेहतर प्रदर्शन करेगा। जो हम बनाएंगे तो उनसे भी बेहतर बनाएंगे। इजराइल का आयरन डोम क्या है, तो अभी आपने सुना होगा, गाजा के अटैक के बाद काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। ये ज़मीन से हवा मार करने वाली रक्षा प्रणाली है जिसमें रडार व इंटरसेप्टर मिसाइलें शामिल हैं, जो इजराइल में लक्ष्य की ओर दागे किसी भी रॉकेट अथवा मिसाइल को ट्रैक करने, निष्क्रिय करने में सक्षम है। लेकिन इस प्रणाली पर सवाल खड़ा किया जा रहा है क्योंकि इतने सारे इजराइल पर मिसाइल दागे गए हैं जिसका कोई और अंत नहीं है। इसे राज्य द्वारा संचालित राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम एवं इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा विकसित किया गया है तथा 2011 में इसको तैनात किया गया था। 2011 में तैनात किया गया था, किसके द्वारा, इजराइल के द्वारा इसको तैनात किया गया था। यह प्रणाली रॉकेट, तोपखाने, मोर्टार के साथ साथ विमान, हेलीकॉप्टर, मानव रहित हवाई वाहन जो UAV होते हैं, अनमैन्ड एरियल व्हीकल, उससे भी बचाव करता है। कौन सा चीज़, तो आयरन डोम। इसी प्रकार का हम कुछ कुछ बना रहे हैं। अभी तो S-400 हमने कहाँ कहाँ पर तैनात किया है, तो चीन और पाकिस्तान के साथ लगने वाले सीमाओं पर हमने इसको तैनात कर दिया है। ओके, जबकि डोम की क्षमता देखिए मात्र 70 किलोमीटर। हम किसकी बात कर रहे हैं, तो 350 किलोमीटर तक की बात कर रहे हैं। इसमें डिटेक्शन और ट्रैकिंग रडार, बैटल मैनेजमेंट, हथियार नियंत्रण, मिसाइल लॉन्चर सहित 3 महत्वपूर्ण घटक शामिल हैं। किसमें, तो आयरन डोम में। तो आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन यहीं तक था। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताए हैं, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। और मैं आपको क्या एक चीज़ मैं आपको सलाह दूंगा, क्या कि जैसे डीप फेक जैसी चीज़ें हैं, इसका क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है, इसको खुद से सोचिए बैठकर। तकनीक मैंने आपको समझा दिया है, कुछ उदाहरण भी देकर बता दिया है, इसका क्या क्या दुरुपयोग हो सकता है। आप ज़रा सोचिएगा और मुझे बताइएगा, लिखिएगा, आंसर राइटिंग में लिखिएगा, उसको उपयोग कीजिएगा, निबंध लेखन में भी उपयोग कीजिएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। कैसा लगा है ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।